नमस्कार जी, सत श्री अकाल। मैं मनीष स्टडी गाइड इमिग्रेशन से। काफ़ी बच्चों की डिमांड थी हमारे पास कि आप स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा जिसको कहते हैं कि लाइक स्टूडेंट सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा, जिसमें कि मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ चुका होता है और स्पाउस ने कल को अप्लाई करना होता है। उसके काफ़ी कारण हो सकते हैं कि या तो मैरिड थे, लाइक, बट उन्होंने सिंगल फाइल लगा दी और बाद में स्पाउस अप्लाई करना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि वीज़ा आने के बाद लेकिन जाने से पहले वो मैरिज करके चले गए, या फिर ये हो सकता है कि उनकी मैरिज की कोई प्लानिंग थी तो वो इंडिया आके वापस आके मैरिज करके गए हैं और उन्होंने उनके स्पाउस ने उसके बाद अप्लाई करना है। इसको टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा। इसमें देखिए रिक्वायरमेंट काफ़ी टेक्निकल है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें सक्सेस रेट भी एज सच अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करें कि कितने फ़ायदे लगते हैं, कितने वीज़े आते हैं, तो बहुत कम सक्सेस रेट है। वुड से 20-30% वीज़ाज़ अगर आ जाएँ तो बहुत बड़ी बात है। इसके कारण हैं बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स के, और बहुत कारण हैं वीज़ा आने के भी। तो मैं आपको आज वो चीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से कि कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप वीज़ा जो है स्पाउस डिपेंडेंट वीज़ा जो सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा है वो आराम से ले सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट की पहली बात स्टार्ट करते हैं कि उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए सबसे इजी किन के लिए रहेगा ये वीज़ा देना। खासकर वो जिनका पहले मैरिज हो चुकी थी और बाद में उन्होंने स्टूडेंट वीज़ा अपनी वाइफ का या हस्बैंड का लगाया था, और यानी कि सिंगल फाइल लगाई थी स्पाउस की बजाय, बट लेकिन मैरिज उनकी पहले हो चुकी थी। सबसे अच्छी कंडीशन में वो बैठे हैं इस टाइम पे, क्योंकि उनका मैरिज के ऊपर डाउट नहीं जाता है कि ये बाहर जाने के लिए मैरिज की गई है। तो इसमें क्या रहता है कि ठीक है, आपने स्पाउस थे, आप मैरिड थी आपकी, बट लेकिन आपने स्पाउस नहीं लगाया, सिंगल लगाया ड्यू टू वट एवर रीज़न। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, आपकी कोई बिजनेस कमिटमेंट हो सकती है, कोई फैमिली कमिटमेंट, कोई स्टडी कमिटमेंट हो सकती है, या कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो आप उस लाइक इसमें कुछ चीज़ों का जो ध्यान देना ज़रूरी है, तो वो ये है कि आप जो मेन एप्लीकेंट जो जा चुका है वो इस चीज़ का ध्यान दे, और ये सभी केसेस के लिए है कि वो इस चीज़ का ध्यान दे कि वो वहाँ जाके कॉलेज या अपना कोर्स या यूनिवर्सिटी या कुछ भी चेंज ना करे। हाँ, अगर आप लोकेशन चेंज कर रहे हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका सिडनी भी कैंपस है, मेलबर्न भी है, तो आप सिडनी या मेलबर्न चेंज कर गए, बट कोर्स सेम है, आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी सेम है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अगर आपने कोर्स चेंज कर दिया जाके, या यूनिवर्सिटी चेंज कर दी, या सस्ते यूनिवर्सिटी के चक्कर में आप कहते हैं जी वीज़ा तो आ गया, अब कौन सा हमें कोई किसी ने कुछ कहना है, अब हम यूनिवर्सिटी को सस्ती दे देते हैं, जैसे मास्टर्स में गए थे जो मास्टर्स ही किसी कॉलेज में दे देते हैं। तो ये बच्चे आमतौर पे करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, बट इसका आप पे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आप एसओपी में या जो कमिटमेंट करके आप वीज़ा लेकर ऑस्ट्रेलिया में आए हो वो आपने पूरी नहीं करी, यू आर नॉट ए रिलायबल स्टूडेंट। तो उसमें क्या आ जाता है कि जब आपके स्पाउस अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ का आपके स्पाउस के केस पे इफ़ेक्ट 100% पड़ेगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें कि ये चीज़ जो है आपको प्रॉब्लमेटिक करेगी, आपके वीज़े में दिक्कत देगी, आपके हस्बैंड के वीज़ा की दिक्कत देगी। दूसरी चीज़ का ये ध्यान रखें कि स्पाउस की ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो नहीं दिखाए जाते, एकेडमिक्स नहीं दिखाए जाते, उनकी इनकम के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जाते, उनका इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह है वो नहीं दिखाई जाती, उनकी खुद की बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाई जाती। अभी रिसेंटली मुझे कोई क्लाइंट ने हमें लाइक कांटेक्ट किया, उनका वीज़ा आ रखा था जी, उनका लाइक मेन एप्लीकेंट का, वो जाने से पहले मैरिज करके आ गए, उसके बाद जी यहाँ पहुँच गए, उनके हस्बैंड ने अप्लाई करा वीज़ा, तो फ़ंड्स दिखाए थे लड़की के पेरेंट्स के नाम पे फ़ंड्स। अब भी लड़की के पेरेंट्स ने तो वीज़ा देना नहीं है, मेन एप्लीकेंट जो है ऑस्ट्रेलिया पहुँच चुका है और उनके स्पाउस ने वीज़ा देना है, तो स्पाउस के फ़ंड्स क्या दिखाए हैं? कुछ नहीं जी, ज़ीरो फंड्स। इनकम क्या दिखाई है? ज़ीरो। तो डॉक्यूमेंट क्या दिखाए हैं जी? हमने फ़ोटोज़ दिखाई थी कुछ, और एक मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था। तो इस पे बेस पे वीज़ा नहीं आएगा आपका। इसमें इसके बेस में तो आज की डेट में अगर इकट्ठे अप्लाई करते हैं तो भी वीज़ा आना मुश्किल है, सब्सिक्वेंट एंट्री वीज़ा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ जो इंडिया में बैठे हैं उनको ये दिखाना ज़रूरी है कि दे आर वेल इस्टेब्लिश्ड इन देयर होम कंट्री, और उनको वीज़ा अगर आप देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो एप्लीकेंट ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जो स्टूडेंट वीज़ा होल्डर, वो भी जेन्युइन अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी
सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, सारा कुछ उसकी प्रोग्रेशन ठीक चल रही है, वो पास हो रहा है अपनी स्टडी में, और जो इंडिया से अप्लाई करना चाहता है वीज़ा, वो भी एक रिलायबल लाइक एक कैंडिडेट है वीज़ा के लिए, और एक पोटेंशियल लाइक वीज़ा उसको दिया जा सकता है, एक वीज़ा ग्रांट करने का उसको उसको पूरी उम्मीद है, उस बच्चे को वीज़ा दिया जा सकता है। तो उसके लिए उसको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई उसकी इनकम क्या है। इनकम टैक्स रिटर्न बच्चे 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए की भर देते हैं। तो अब ये सोचिए कि 2 ढाई लाख रुपए की इनकम टैक्स रिटर्न पे अप्रॉक्सिमेटली आपकी जो फ़ीस हुई, दैट इज़ अराउंड लाइक जो मंथली इनकम हुई, दैट इज़ अराउंड 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये में टेक्निकली एक बंदे का भी इंडिया में खर्चा नहीं चलता। तो आप ये ये दिखा रहे हो इमिग्रेशन को कि भई हम तो बहुत बढ़िया वेल एस्टैब्लिश्ड हैं क्योंकि हमारी 25,000 रुपये महीना इनकम आ रही है। रबिश है, इस पे आपका वीज़ा आना बहुत मुश्किल है। आपको कम से कम उस स्लैब से ऊपर उठना ज़रूरी है जब तक आपका टैक्स जो है फ्री है। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल 5 लाख तक इंडिया में टैक्स नहीं लगता, तो आपको 5 लाख से ज़्यादा इनकम दिखानी ज़रूरी है। दैट काउंट्स टू अराउंड 40,000 रुपीज़ पर मंथ। तो आपको अकाउंट में सैलरी दिखानी ज़रूरी है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स दिखानी ज़रूरी है, आपको कोई बिज़नेस करते हैं। अब कल मेरी किसी से बात हो रही थी, कहते जी कितनी टर्नओवर है जी, 2.5 करोड़ की टर्नओवर है सर, बहुत अच्छी इनकम है, बहुत अच्छी टर्नओवर है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। इनकम कितनी दिखाते हो? इनकम तो बहुत है जी, हमारी 15-20 लाख है। सर कागज़ों में कितनी दिखाते हो? सर 2.5 लाख। तो भाई कागज़ों के हिसाब से चलेगा, आपकी टर्नओवर जितनी मर्जी, आप 2 नंबर में जितना मर्जी पैसा मतलब डजंट मैटर। डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? तो उसके हिसाब से उसकी उसकी इनकम जिसमें उसने पूरा अपना घर चलाना है, दैट इज़ 20,000 अ मंथ, जिसमें मैं नहीं मानता उसका राशन का भी खर्चा निकल जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर आप इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ ये दिखाने के चक्कर में टैक्स ना पे करना पड़े, ये ना करना पड़े, वो ना करना पड़े, तो ये चीज़ें आपके वीज़ा पे इफ़ेक्ट करती हैं, और जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रिजेक्शन के काफ़ी चांसेस रहेंगे। थर्ड थिंग इज़ योर सेविंग्स। जो आपके हस्बैंड्स हैं, अगर हस्बैंड हैं जो आपके, वो उनकी इनकम है, उनका प्रॉपर्टी है उनके नाम पे या कुछ भी है, उनकी इनकम आती है, तो ये नहीं है कि 40,000 आया, 40,000 उन्होंने साथ के साथ निकाल दिया, अकाउंट ज़ीरो। उनकी वो सेविंग भी होगी, 40,000 में से 20,000 खर्च देंगे, 20,000 बचता भी रहेगा उनको। और इसके अलावा भी उनकी कोई सेविंग्स आपको दिखानी ज़रूरी है। तो टोटल आप ये लेके चलिए कि 6 to 8 लाख के आपको फंड्स दिखाने ज़रूरी हैं, जो कि स्टेबल मनी होना चाहिए। ये नहीं है कि ज़्यादातर होता क्या है कि जब स्पाउस वीज़ा की फ़ाइल लगने वाली होती है, जब होता है कि जब कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उन्होंने कहना है जाओ जी 6-8 लाख के फ़ंड दिखाने। अच्छा जी, किसके नाम पे दिखा दूँ? वो कहते हैं जी किसी के नाम पे ही दिखा दूँ। वो फिर लड़का अपने पेरेंट्स के नाम पे दिखा देगा या इन-लॉज़ के नाम पे दिखा देगा, अपने अकाउंट में 1-2 लाख, वो भी करंट। पेरेंट्स के भी दिखाएंगे, वो भी नए होते हैं। जो स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट के डिपेंडेंट जो इंडिया में स्पाउस हैं उनके, अगर वो दिखाएंगे, वो भी आपके अपने नाम पे नए दिखा देंगे। जो चलो जी एकदम से 7-8 लाख रुपये डाला, लो जी हो गए फंड पूरे। ठीक है। जब इमिग्रेशन में ये केस जाएगा तो उन्होंने देखना है इनकम कितनी है जी, 2-2.5 लाख रुपया, एकदम से 6-8 लाख रुपया अकाउंट में डाल दिया। कोई लेवल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, एजुकेशन के नाम पे भी कुछ नहीं है, वीज़ा आना वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होगा आपको वीज़ा आना। तो ऐसे केस में अगर ये सारे आप अपने इनकम के डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, आपकी लाइक अदर डॉक्यूमेंट्स लाइक कि आपकी फैमिली टाइज़ होगी, आपके बिज़नेस टाइज़ कोई हैं, और आपकी सोशल टाइज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी ज़रूरी हैं। आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लगानी ज़रूरी है कि आप जाना क्यों चाहते हो, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, पहले क्यों नहीं आपने अप्लाई किया, आप क्यों करना चाहते हैं। तो सारी चीज़ें अगर आप लगाएंगे तो आपके चांसेस वीज़ा के अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं कि वीज़ा आपका आ सकता है। अदरवाइज़ जो ये वीडियो देख रहे हैं या जिनके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में जिनके वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए हैं, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट्स में से सारे ज़्यादातर सभी छोड़े होंगे, या फिर उनकी जो वाइफ या हस्बैंड जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने कॉलेजेस या कोर्सेज़ चेंज किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें जिनके भी केसेस में हुई हैं, तो उनके वीज़ा सक्सेस रेट नहीं आएगी। और इसमें ये चीज़ याद रखिए कि आप ये ना सोचिए कि एक बारी वीज़ा अप्लाई किया, नहीं आया जी, अपा 2-4 महीने बाद दोबारा लगा देंगे। वीज़ा बार बार आपके रिफ्यूज़ होंगे। इसमें प्रोसेसिंग टाइम आज की डेट में 9 मंथ से लेकर 1 ईयर का टाइम लग रहा है। तो 1 साल के बाद आपकी रिफ्यूज़ल आएगी, तो आप सोचिए कि क्या आपकी सिचुएशन होगी। तो फर्स्ट आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि पॉसिबिलिटी अगर आपकी ये बनती है कि आप इकट्ठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि आपका वीज़ा इकट्ठे अप्लाई हो जाए। अगर बाई एनी चांस देयर इज़ नो चांसेस ऑफ अप्लाइंग टुगेदर, तभी पंगा लीजिए कि हाँ भी चलो कोई बात नहीं, सिंगल लगा देते हैं, बाद में स्पाउस की फ़ाइल लग जाएगी। बेशक आपको 6 महीने वेट करना पड़े, साल वेट करना पड़े, कोशिश कीजिए आप वेट करके इकट्ठे अप्लाई कीजिए, दैट इज़ ऑलवेज़ बेटर। इसके अलावा
अगर आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, उसके बाद आप जाने से पहले मैरिज करके जा रहे हैं और उसके बाद आप चलो जी ऑस्ट्रेलिया पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेशक वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं, कोई कोर्स नहीं चेंज करते, कोई कॉलेज नहीं चेंज करते, तो भी आपके केस में बहुत कम चांसेस है वीज़ा के। उसका कारण ये है कि एक वीज़ा ऑफिसर को ये लगता है कि ये बाहर जाने के चक्कर में मैरिज हुई है, ये कोई एक्चुअल मैरिज नहीं है। उसका कारण आपको बताता हूँ। ये स्टेज सबसे सबसे खतरनाक स्टेज है। हाँ, अगर लड़की कल को वापस आती है साल 6 महीने बाद आके मैरिज करके चली जाती है, वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू इस सिचुएशन के, क्योंकि इसमें ये लगता है वीज़ा ऑफिसर को ये बाहर जाने के चक्कर में मैरिज हुई है, कोई इनकी प्लानिंग नहीं थी। क्योंकि उसका कारण ये है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ आप लगाते हो, जैसे कि आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लगाया जी कि 1 जून को आपने फ़ाइल लगाई, आपने फ़ाइल में लिखा कि जी मैं सिंगल हूँ जी, मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, तो मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ, मेरा करियर बनाना है, ये है वो है, ठीक है, वीज़ा आपको ग्रांट हो गया। उसके बाद आप 15 दिनों बाद आपकी मैरिज हो जाती है, मैरिज हो गया, आप जी 10 दिनों बाद चले जाते हो ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आपके हस्बैंड अप्लाई करते हैं। आपके केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये आएगी कि आपने कोई इंटेंशन नहीं बताई स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में कि कल को मेरी मैरिज होने वाली है या हम प्लान कर रहे हैं कुछ भी। आप तो सिंपल कह रहे हो जी मैं तो पढ़ने जाना है और पढ़ के वापस आ जाऊंगी मैं, तो ठीक है। और 15 दिनों बाद आप मैरिज करके 15 दिनों बाद आपकी उसके अगले फाइल एम्बेसी में लगती है, या जो 6 महीने बाद जब भी लगती है आपके हस्बैंड की फ़ाइल, तो उसमें एकदम से आ जाता है कि मैरिज होगी, ये तो वीज़ा लगने के बाद 15 दिनों में मैरिज होगी। तो उसमें सिचुएशन में ये आता है कि स्टेट ऑफ पर्पज़ में आपने तो कुछ मेंशन ही नहीं किया जी मेरी कोई बात चल रही है या कोई इंटेंशन है मैरिज करने की आने वाले टाइम पे। आप तो सिंपल कह रहे हो जी मैं तो 3 साल के लिए या 2 साल के लिए पढ़ने जा रही हूँ और पढ़ के वापस आऊँगी और यहाँ पे अपनी लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ या रहने यानी कि अपनी फैमिली के साथ सेटल डाउन होंगी, बट आपने कोई मैंशन नहीं किया कि आपकी मैरिज होने वाली है। तो यहाँ पर आप नेगेटिव हो जाते हो, बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव हो जाते हो। आपके जो ज़्यादातर लड़की वालों को यानी कि थोड़ा सा ये होता है कि रिश्तेदारी जानकारी में बात करते हैं जी, कोई ना कोई लड़का मिल जाता है जी, चलो जी हम पैसे लगा देते हैं, हम खर्च देते हैं जो आपके पैसे लगे हैं। ऐसे केस में आप मत पंगा लीजिए, इट विल बी वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग रिजेक्शंस। मेरे पास यहाँ पे कम से कम नहीं तो इतने क्लाइंट्स हमें 8-10 अभी रिसेंटली हमें कॉन्टैक्ट कर चुके हैं जिनको 2 साल से लेकर 5-6 साल हो गए उनकी वाइफ या हस्बैंड को यहाँ बैठे को, बट उनके स्पाउस का वीज़ा ग्रांट नहीं हो रहा, मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन हो चुकी हैं। तो ऐसे केसेस में आपको जो है वीज़ा रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा और बहुत हाई चांसेस है वीज़ा ना लगने की। तो इसमें अगर ऐसी सिचुएशन आपको कोई बन रही है, मैं आपको और भी कंट्रीज़ के लिए कहना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कनाडा में हमने काफ़ी पीछे से देखे हैं केसेस कि जिसमें लड़के ने जी चलो लड़की का वीज़ा आ गया, उसके बाद जी एकदम से मैरिज जाने से पहले लड़की की मैरिज होगी, उसके बाद लड़के का वीज़ा नहीं आता या फिर लड़का परेशान होता है इंडिया में बैठ के या उनके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स परेशान होते हैं। देखिए गलती किसकी है इसमें? मैं देखो ज़्यादातर बच्चे यही कहेंगे कि भाई लड़की की गलती है या जो भी है। मैं एक बात कहूँगा कि लड़के की भी तो बराबर गलती है कि नहीं है। लड़के ने लड़की से मैरिज क्यों की? इसलिए नहीं की उसने मैरिज कि भाई उसको बड़ी अच्छी लगती थी लड़की या उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी थी या कुछ भी था, ऐसा कुछ नहीं था। लड़की का वीज़ा आया हुआ था, लड़की का वीज़ा लड़के को दिख रहा था कि ये वीज़ा आया हुआ है जी, अगर मैं इससे मैरिज कर देता हूँ तो कल को मैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर दूंगा, मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। जब लड़के का वीज़ा कल को नहीं लगता है तो वो लड़की को परेशान करना शुरू करता है, उनके पेरेंट्स को परेशान कर, आपने हमें लूट दिया जी, ये हो गया वो हो गया। बट टेक्निकली देखा जाए गलती तो जो है लड़के की भी है या उनकी फैमिली की भी है। बुरी लगेगी आपको ये बात, कईयों को बुरा लगेगा कि हाँ भाई ऐसा करके है, बट बी ऑनेस्ट। आप दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि आपने मैरिज क्यों करी है? क्या आपने वीज़ा के चक्कर में मैरिज की है या आपने साथ में रहने के लिए उसके साथ जेन्युइन मैरिज की है लड़की के साथ? अगर आपका वीज़ा नहीं लग पा रहा तो आप परेशान किस बात के लिए हो रहे हैं? आप लड़की को कहिए कि वापस आ जाए, वो भी आ सकती है वापस, या फिर आप वापस उनको बुला के यहीं पर कोई सेटलमेंट कीजिए। बट मेन पर्पज़ जो लड़कों का ये रहता है कि हमें बाहर जाना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि ये शॉर्टकट ना कीजिए, रिस्क देना पड़ेगा आपको। आप पहले मैरिज कीजिए, कोशिश कीजिए 99% इकट्ठे अप्लाई कीजिए। अगर इकट्ठे आपका नहीं बन पाता है तो आप मेन एप्लीकेंट का अप्लाई कीजिए, उसके बाद अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कीजिए, इनकम अपनी डॉक्यूमेंट सेट कीजिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट सेट कीजिए, आपकी रेगुलर इनकम सेट कीजिए। उसके बाद जब आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बेशक 6 मंथ्स लग जाते हैं, उसके बाद अप्लाई कीजिए।
जो ये वाला काम है ये सबसे ख़तरनाक है। बेशक कनाडा की बात करें, यूके की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यूएस की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें कि मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ गया, उसके बाद मैरिज हो रही है, उसके बाद लड़की चली जाती है और इकट्ठे बिल्कुल रहते नहीं हैं, वो साथ के साथ जो है लड़की ट्रैवल कर जाती है और स्पाउस का वीज़ा कल को रिजेक्ट हो जाता है। अगर आपका एकदम से प्लान बन गया मैरिज करने का, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हस्बैंड के साथ एक सेमेस्टर तो रह ही सकते हैं ना कम से कम। आप एक सेमेस्टर डेफर कर दीजिए, आप 6 मंथ्स अपना डेफर कर दीजिए। किसी भी कंट्री में आपने अप्लाई किया है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सेमेस्टर डेफर कर देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक सेमेस्टर अपने हस्बैंड के साथ रहिए, टाइम बताइए, फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए सभी त्योहारों की, सारे कहीं घूमने जाते हैं या कुछ भी है। तो उसके बाद एक सेमेस्टर के बाद आप कहिए जी मैं अब जा रही हूँ, और आपके हस्बैंड जो हैं उस टाइम पे अगर अप्लाई करें, वो कह सकते हैं ठीक है जी एकदम से मैरिज का हमारा प्लान बन गया, फिर हम चाहते थे कि कुछ टाइम स्पेंड करें अपने साथ, तो 6 मंथ्स के लिए मैंने अपनी पढ़ाई डेफर कर दी, हम इकट्ठे रहे, तो अब मैं मेरी वाइफ जा चुकी है, मैं जाना चाहता हूँ। उस केस में आपका चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू कि आप एकदम से लड़की मैरिज करा के चली जाती है और उसके बाद लड़का स्पाउस अप्लाई कर रहा है। तो देखिए लॉजिक समझिए सारी चीज़ का कि कहाँ फ़र्क पड़ेगा आपके वीज़ा में। और तीसरा सिचुएशन ये आ जाती है कि जो मेन एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, उसको 6 महीने 8 महीने हो गए, उसके बाद वो इंडिया आके मैरिज करे। ऐसी सिचुएशन में भी मेन एप्लीकेंट जो है वो अपना कोर्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चेंज ना करे और इंडिया आके, तो उसको पहले एक थोड़ी सी वो बनानी पड़ेगी स्टोरी की उनकी बात हो रही है, उनके पास सारे प्रूफ्स होने चाहिए कि हाँ जी उनकी जो भी लड़के के साथ उनकी प्रोस्पेक्टिव मैरिज होने वाली है, तो उनके साथ उनकी डिस्कशन हुई है, उनके चैट्स, कोई वीडियो कॉल्स हुई हैं या कुछ भी, उनके पास हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद वो कह सकते हैं ठीक है जी मेरी मैरिजेबल एज थी, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं मैरिजेबल एज की हूँ तो मेरी मैरिज हो जाए, तो मेरे इंडिया आके मैरिज हुई, तो उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ। उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इमिग्रेशन में आके फ़ोन कीजिए कि आप अपना स्टेटस, मैरिटल स्टेटस जो है वो चेंज कीजिए। आप सबसे पहले आके ये कहिए कि मेरी मैरिज हो चुकी है, और उसके प्रूफ्स आप इमिग्रेशन को भेजिए ताकि इमिग्रेशन के स्टेटस में आपकी मैरिड होनी चाहिए आप। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकम के डॉक्यूमेंट्स, लाइक एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स, फंड्स के डॉक्यूमेंट्स, सोशल टाइज़, इकोनॉमिक टाइज़, हर तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट करके उसके बाद अप्लाई कीजिए, आपका सक्सेस रेट बहुत हाई जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि आप जी मैरिज करते हैं जी, साथ के साथ आ जाते हैं, आपने कोई इमिग्रेशन में नहीं बताया। अब ज़्यादातर केसेस में एक चीज़ देखने को मिलती है ये कि मेन एप्लीकेंट का वीज़ा आ गया, वो बेशक चलो जी पहले की अगर मैरिज हो रही थी फिर तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस केस में कि वीज़ा आने के बाद एकदम से मैरिज हो जाती है या लड़की वापस आके मैरिज करती है, ऐसे केस में आपको ये समझना ज़रूरी है कि इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में, हाई कमीशन के रिकॉर्ड में आप अनमैरिड हो, तो एकदम से जब आपकी एप्लीकेशन जाती है स्पाउस की, तो वो पहले तो ये सोचते हैं कि भाई ये तो अनमैरिड है हमारे रिकॉर्ड में, बेशक आपकी 6 महीने पहले मैरिज हुई है या साल मैरिज हुई है, तो आपको इमिग्रेशन को आपने कब बताया कि मेरी मैरिज हो चुकी है? उनको क्या पता कि आपकी मैरिज होगी? तो आप एकदम से अपनी स्पाउस के डॉक्यूमेंट भेजते हैं जी, उसमें आता है जी कि 6 महीने पहले मैरिज हुई थी, तो जब उन्होंने फाइल खोल दी थी उन्होंने देखना है जी 6 महीने पहले मैरिज हुई थी इसकी, तो आपने तो कभी बताया नहीं, तो ये आपकी वीज़ा कंडीशन में आता है। तो अगर आपके चेंजेस ऑफ सर्कमस्टांसेस है तो आपको इमिग्रेशन को बताना ज़रूरी है कि आपकी मैरिज हो चुकी है। ये चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिए, बारीकी वाली बात है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपके वीज़ा सक्सेस रेट बढ़ाएंगी, आपको सक्सेसफुली वीज़ा लेके देंगी। बाकी मैं ये कहूँगा शॉर्टकट ना लगाइए, कोशिश कीजिए कि इकट्ठे अप्लाई करें, और बेशक टाइम 6 महीने साल का एक्स्ट्रा लग जाता है, दैट इज़ ऑलवेज़ गुड, बट परफेक्ट और सॉलिड फाइल अप्लाई कीजिए रादर देन शॉर्टकट मारने के। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स में आपके कोई क्वेश्चंस आप ज़रूर लिख के भेजिए, कोई कॉल या व्हाट्सएप पे आप डिस्कस करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए। बाकी एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा स्पाउस वीज़ा के लिए कि बिफ़ोर अप्लाइंग फॉर सिंगल या स्पाउस वीज़ा अप्लाई करने से पहले, बेशक आपकी नई मैरिज है, बेशक आपकी स्पाउस की ग्रेजुएशन नहीं है या कोई भी इशू है आपके स्पाउस केस के लेके, आप फ़ाइल लगाने से पहले और मैरिज रजिस्ट्रेशन करने से पहले एक बार हमारी कंपनी को ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से या क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आप अगर अरेंज कर देते हैं कि आपका इकट्ठों का वीज़ा जो है हम अप्लाई करवा देंगे। ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए हमें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा हमारे साथ कॉन्टैक्ट करने का। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।